स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। जैसा कि आप जानते हैं हमारा अध्याय चल रहा है कौन सा, वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम, जिसमें बच्चों हम बात कर रहे थे किसकी, ब्रायोफाइट्स की। थैलोफाइट्स हमने पढ़ लिया था, ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे। आज भी कंटिन्यू करेंगे ब्रायोफाइट्स और खत्म करेंगे हमारा ब्रायोफाइटा, ठीक है। और लास्ट में आएगा क्विज। पूरा क्विज आपने अटेंड करना है, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेक्चर देखना है, तो ही मौज बनेगी बेटा, नहीं तो नहीं बनेगी, सीधे सीधे शब्दों में। तो देखिए हम बात कर रहे थे वनस्पति जगत, ये तो तब तक आता रहेगा जब तक ये अध्याय चलेगा, ये ठीक है, झेलना पड़ेगा आपको इनको, ठीक है। हाँ जी, वनस्पति जगत का हमने किया था वर्गीकरण, क्रिप्टोगेम्स, फिनेरोगेम्स, थैलोफाइट पढ़ चुके हैं। बात कर रहे हैं किसकी, ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट में भी कई सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी पिछले लेक्चर में, याद करिएगा। ब्रायोफाइट का क्या मैंने इन ब्रायोफाइट्स के बारे में ढेर सारी बातें बताई कि नहीं बताई, सोचो बताई कि नहीं बताई, बताई ना कि भैया ब्रायोफाइट्स का अध्ययन ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट जो है इस ब्रायोलॉजी के जनक कौन है, ये सारी चीजें बताई थी। मेन क्या था, ब्रायोफाइट जो था उसका मुख्य पादप शरीर कौन था, अच्छा ये मिलते कहां पर थे, क्या ये वास्तविक स्थलीय पादप है, इनको हमने उभयचर बोला है या नहीं बोला, क्यों ये वास्तविक स्थलीय पादप नहीं थे, क्योंकि इनमें संवहनों तक नहीं मिल रहे थे, जल पर निर्भर थे, किस चीज के लिए, जनन करने के लिए, है ना, याद आ रहा है। इनका जीवन चक्र याद आ रहा है। अच्छा ये ठंडे इलाकों में मिल रहे हैं जहां पर नमी है, जहां पर छाया है, जहां पर सीलन है, जहां पर आसपास पानी है, वहां उग रहे थे ये, ठीक है। ये जो ब्रायोफाइट है इनका मुख्य पादप शरीर कौन था, याद करिए, मैंने आपको बताया था कौन, युग्मकोद्भिद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गैमिटोफाइट, कुछ इस तरीके से जीवन चक्र याद करिए, समझाया था पूरा, है ना। मुख्य पादप शरीर कौन होता है इनका, गैमिटोफाइट, ये मुख्य पादप शरीर, ठीक है। फिर ये मुख्य पादप शरीर में क्या होते हैं, याद करिए, जल्दी से सोचिए फटाफट। इस मुख्य पादप शरीर पर कहीं ना कहीं लैंगिक अंग थे, कौन सा, स्त्रीधानी और पुंधानी। पुंधानी और स्त्रीधानी ने क्या बनाए, युग्मक बनाए, कौन, याद करिए, पुमंग और अंड। कहां पर हुआ निषेचन, जल में, क्या बना, युग्मनज। युग्मनज ने आगे क्या बनाया, एक वापस से एक और पीढ़ी, जिसका नाम क्या था, बीजाणुद्भिद, याद करिए। वो बीजाणुद्भिद क्या था, परजीवी था, कैसे, वो इस युग्मकोद्भिद से जाकर जुड़ रहा था, याद करिए। भोजन नहीं बना सकता था, आवास चाहिए था, जाकर जुड़ गया था, याद करिए, बताया था। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो बीजाणुद्भिद जो था उसके 3 भाग थे, याद करिएगा। याद करिए कौन कौन से थे, कहीं ना कहीं कैप्सूल था, सीटा था और पाद था, याद आ रहा है। जिसमें कैप्सूल के अंदर क्या मिल रही थी, बीजाणु मात्र कोशिका। वो बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन, क्या बने थे बीजाणु, वो कैप्सूल फटा था, बीजाणु बाहर आए, बाहर आने के बाद वो बीजाणु ने वापस से विभाजन करके वापस से क्या बना दिया था सर, युग्मकोद्भिद बना दिया था। ये पूरा जीवन चक्र प्रभु आपको समझाया गया है, पूरा समझाया गया ना, ये मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। इसके बाद मैंने आपको बोला था इस ब्रायोफाइट में क्या रह गया था, ब्रायोफाइट का वर्गीकरण, है ना। और मैंने आपको बोला था कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा बेटा जी, एक होते हैं आपके लीवरवर्ट और एक होते हैं मॉस। कौन, एक होते हैं लीवरवर्ट और एक होते हैं मॉस, ठीक है। तो हमें इन दोनों को पढ़ना है और दोनों पढ़ लिया, खत्म हमारा ब्रायोफाइट। लेकिन इतना आसान नहीं, आइए पढ़ते हैं, किसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लीवरवर्ट पढ़ेंगे, फिर मॉस पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी बेटा जी, यहाँ पर इन लीवरवर्ट की। ये है लीवरवर्ट, ठीक है। अब आप फाइनली पूछेंगे सर ये लीवरवर्ट क्या है, ये लीवरवर्ट है ना। आइए बात करते हैं लीवरवर्ट, एक एक बिंदु पढ़ने वाले हैं, कृपया करके जल्दी से अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए, है ना। जो जो बताऊं उसको लिखते जाइएगा, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, मजा आएगा, समझेंगे, याद रखेंगे, बस जयराम जी की, ठीक है। सबसे पहला बिंदु बेटा जी यहाँ पर, ये लीवरवर्ट जो होते हैं अंग्रेजी में इनको लीवरवर्ट ही बोलते हैं। वर्ट का मतलब होता है फूला हुआ भाग, फूला हुआ, याद रखना। वर्ट मतलब मतलब एक फूली हुई संरचना, ठीक है। और यहां पर लीवर का मतलब क्या अभी बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले इनका एक और नाम है वो भी याद रखना, हेपेटी कॉप्सिडा, याद रखिएगा। इनको हम हेपेटिकॉप्सिडा भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? हेपेटिकॉप्सिडा भी बोलते हैं, याद रखना। तो लीवरवर्ट बोल दीजिए या हेपेटिकॉप्सिडा बोल दीजिए, एक ही बात है। अब आप फाइनली पूछेंगे सर ये हेपेटिकॉप्सिडा, ये लीवरवर्ट, इसका मीनिंग क्या है? आप मुझे बताएं, आपके अंदर एक अंग है जिसका नाम है लीवर, है कि नहीं है? सुना है कि नहीं सुना? कलेजा नाम सुना है, सुना होगा मूवी में, कलेजा है कि नहीं है? चलिए, कलेजा नाम सुना है? सुना। कलेजा एक्चुअली किसको बोलते हैं? लीवर को बोलते हैं। चल, तो बेटा जी ये जो लीवर वर्ट जो होते हैं, अच्छा लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। यकृत नाम सुना है? यकृत यहां पर होता है, यहां पर मेरे दाई साइड यानी राइट हैंड साइड में होता है। यहां पर कोई डायाफ्राम नाम सुना है? डायाफ्राम, यहां पर डायाफ्राम होता है, उसके नीचे होता है, उसके नीचे दाई और यहां पर इधर की तरफ कौन है? लीवर है, जिसको हम यकृत बोलते हैं। ठीक है। अब साहब हमारा जो यकृत होता है ना, उसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। इस तरीके से हमारा क्या होता है? लीवर होता है। ठीक है, याद रखना। अब हमने इनको लीवरवर्ट क्यों बोला? क्योंकि सीधा सा कारण था, इनका मुख्य पादप शरीर जो है, इनका मुख्य पादप शरीर, मुख्य पादप शरीर कौन है? मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद। ठीक है, मुख्य पादप शरीर कौन है भैया? ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं। ब्रायोफाइट्स का मुख्य पादप शरीर कौन होता है? युग्मकोद्भिद होता है ना, अगुणित होता है, याद करिएगा। इनका मुख्य पादप शरीर यकृत यानी लीवर के समान। मोबाइल लेकर आओ वो अपना मोबाइल नंबर लगवाओ जब बनवाओ तुमने। क्या ये लाइन आपको क्लियर है? क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने यहाँ पर? इनका जो मुख्य पादप शरीर जो होता है वो किसके जैसा होता है प्रभु? याद रखना है आपने, यकृत के जैसा होता है। यानी ये जो संरचना जो होती है ना इनकी, किसकी? लीवरवर्ट का जो मेन थैलस होता है, जो मुख्य पादप शरीर जो होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसीलिए इनको हमने क्या बोला है? लीवरवर्ट, याद रखना। और आप बोलेंगे सर हेपेटिकॉप्सिडा नाम क्यों दिया? तो बेटा जी लीवर जो होती है ना, यकृत जो होती है, उनकी कोशिकाएं जो होती है, उनका नाम होता है हेपेटिक कोशिका। अब जरा सोचिए, हेपेटिकॉप्सिडा वर्ड किससे आया? हेपेटिकॉप्सिडा वर्ड किससे आया? लीवर से ही आया है, याद रखना। क्योंकि लीवर की कोशिकाओं का नाम क्या होता है? हेपेटिक कोशिका, भूल मत जाना। तो कुल मिलाकर यहां पर ये पहला बिंदु आपको समझ में आ गया होगा कि इनका मुख्य पादप शरीर जो होता है कौन? युग्मकोद्भिद, वो किसके समान होता है? लीवर के समान होता है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? लीवरवर्ट। चलो सर, सिंपल सा था, समझ में आ गया। लेकिन क्या सर सारे के सारे लीवरवर्ट का शरीर लीवर फूली हुई, वर्ट का मतलब क्या था सर? फूला हुआ। लीवर मतलब यकृत के समान, है ना। अब जैसे यकृत है, फूली हुई एक संरचना है, यकृत फूली हुई संरचना है, उसके जैसा इनका मुख्य पादप शरीर था। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन प्रभु ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, इसी लीवरवर्ट के कुछ ऐसे प्लांट्स हैं इस समूह के अंतर्गत रखे गए हैं, जिनकी शेप जो है ना, शेप वो तो इसकी जैसी है, लेकिन फूले हुए नहीं है, वो चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? फूले हुए नहीं होते हैं, चपटे होते हैं। लेकिन आकृति कैसी है सर? लीवर के जैसी है। जैसे उदाहरण पोरेला। कैसे होते हैं बेटा जी? ये चपटे होते हैं। अब देखिए, ये बोर्ड 2D है, इतना तो समझ में आता है ना, 2D है, 3D नहीं है, है ना। तो अब मैं इसमें आपको कैसे बता पाऊंगा? ये बता पाऊंगा, देखो जैसे एक पन्ना है, पन्ना चपटा है, एक पेज है वो प्लेन है, चपटा है, ठीक है। वहीं एक बॉक्स फूली हुई संरचना है, जैसे ये एक फूली हुई संरचना, और यही एक प्लेन पन्ने की बात करूं तो वो पतली सी चपटी संरचना है ना। तो याद रखना, ज्यादातर लीवरवर्ट जो होती हैं वो फूली हुई लीवर के जैसी संरचनाएं होती है। उनका मुख्य पादप शरीर कौन? युग्मकोद्भिद। लेकिन अपवाद स्वरूप याद रखना, पोरेला जो होता है, आकृति वाइज अगर देखें तो ये भी लीवर के जैसी आकृति वाला है, लेकिन कैसा होता है? चपटा होता है।
यकृत समान संरचना है लेकिन कैसी है, फूली हुई नहीं है, चपटी है। तो कहने की बात थी कि सभी लीवर वर्ट का मुख्य पादप शरीर कैसी संरचना, लीवर के समान संरचना, ज्यादातर फूले हुए होते हैं, कुछ चपटे भी होते हैं। ये था पहला बिंदु। आई होप समझ में। अच्छा सॉरी, पोरेला लिख दिया, ओरी बाबा, पोरेला नहीं रे, गलती से पोरेला लिख दिया, माफ करिएगा। कौन? रिक्सिया। पोरेला नहीं, पोरेला नहीं, पोरेला नहीं, माफ करिएगा, पोरेला नहीं, कौन? रिक्सिया। याद रखना, कौन? मैंने गलती से पोरेला लिख दिया, पोरेला नहीं बेटा जी, कौन? रिक्सिया। याद रखना, कौन? रिक्सिया, भूल मत जाइएगा। कौन? रिक्सिया वो लीवर वर्ट है जिसका मुख्य पादप शरीर होता लीवर के जैसा है लेकिन चपटा होता है। ज्यादातर का मुख्य पादप शरीर लीवर के जैसा आकृति वाइज लेकिन फूला हुआ होता है। वर्ट का मतलब ही क्या है? फुलावटी। ठीक है सर, ये मेरे ख्याल से पोरेला नहीं, पोरेला कहीं और आएगा तब मैं वहां पर बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना सा याद रखना, क्या? रिक्सिया, चपटे होते हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट, दूसरा बिंदु। अब ध्यान से सुनना, लीवर वर्ट का ये पहला बिंदु तो समझ में आ गया। अब दूसरा बिंदु ध्यान से सुनेगा बेटा जी। यहां पर देखिएगा, इनका सर आपने मुख्य पादप शरीर दिखाया, ये इनका मुख्य पादप शरीर है। मैंने कहा हाँ मुख्य पादप शरीर है, गौर से देखो, क्या आपको ये मुख्य पादप शरीर दिख रहा है? हाँ बोलेंगे हाँ सर। मैंने कहा चलो 1 मिनट ना पेंटिंग और कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ जी, ये है लीवर वर्ट का मुख्य पादप शरीर, युग्मकोद्भिद। कौन है बच्चों? ये युग्मकोद्भिद है। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्या इसमें आपको ये तने के जैसा दिख रहा है? नहीं, नहीं सर, तने के जैसा तो नहीं दिख रहा है ये, नहीं। पर्ण जैसा दिख रहा है? नहीं सर, पर्ण के जैसा भी नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें ना मूल के जैसी कुछ संरचनाएं दिख रही हैं। किसके जैसी? मूल के जैसी संरचनाएं दिख रही हैं। यस, तो आपने याद रखना है, इनके मुख्य पादप शरीर पर मूल सम, क्या वर्ड यूज में लिया? मूल सम संरचना पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें याद रखना, जिन्हें भूल मत जाइएगा। अब ये जो मूल के जैसी, नॉट वास्तविक मूल, वास्तविक मूल नहीं है, मूल के जैसी संरचना है, इन्हें बोला जाता है बेटा जी, याद रखना, भूल मत जाना, राइजॉइड। याद रखना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? राइजॉइड। ठीक है, जिन्हें राइजॉइड कहते हैं, याद रखना। किसके जैसी है? रूट्स के जैसी, जड़ों के जैसी संरचनाएं हैं। ठीक है, जिन्हें हमने क्या नाम दिया है? राइजॉइड। लेकिन जड़ें कैसी होती है? बहुकोशिकीय। और ये राइजॉइड, ये देखो, ये एक राइजॉइड है, ये भी एक राइजॉइड है, ये भी एक राइजॉइड है। अब ये एक एक कोशिकाएं हैं, एक कोशिका, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है। इसी तरीके से ये भी कोशिका है, केंद्रक है इसके अंदर, ये भी कोशिका, ये भी कोशिका। तो अब आप मुझे बताएं, ये राइजॉइड कैसी? सर एकल कोशिकीय। मैं यही तो बोलूंगा, कैसी होती है ये? एकल कोशिकीय। भूल मत जाइएगा, कैसी होती है बेटा जी? ये एकल कोशिकीय होती है। बताए, इतनी सी बात समझ में आ गई है? क्या बोला? इनका मुख्य पादप शरीर जो था उस पर मूल के समान संरचना मिलती है, जिसका नाम है राइजॉइड। धागे नुमा संरचना है जो कैसी होती है? एकल कोशिकीय। याद रख लेना बेटा जी, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। भूलिएगा मत इस चीज को। राइजॉइड कौन था? मूल के जैसी संरचना होती है। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब तीसरा बिंदु, यहीं कहीं यहीं लिख रहा हूं।
आप मुझे बताएं, क्या यहां पर पत्ती के समान संरचना है? नहीं सर, मूल के समान थी। ये किसके समान है सर? ये मूल के समान है, जड़ों के समान। पत्ती के समान नहीं मिल रही है, पत्ती के समान नहीं मिल रही, तने के समान भी नहीं मिल रही, मूल के समान मिल रही थी। लेकिन ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैंने गलती से पोरेला लिख दिया था ना, याद रखना वो यहां आना था, पोरेला। ये भी लीवर वर्ड है। कौन है ये बेटा? लीवर वर्ड है, ठीक है। पोरेला ये एक लीवर वर्ड है, एकमात्र ऐसा लीवर वर्ड जिसमें, एकमात्र लीवर वर्ड, ध्यान से सुनना, एकमात्र लीवर वर्ड याद रखना जिसमें पर्णसम संरचना मिलती है। अब आप मुझे बताएं, पर्णसम का मतलब क्या था? पर्ण मतलब पत्ती, इतना तो पता होना चाहिए ना भाई। पर्ण का मतलब पत्ती और सम का मतलब समान। एकमात्र ऐसा लीवर वर्ड जिसमें पत्तियों, यहां पर कुछ इस तरीके से पत्तियों के समान संरचना मिलेगी। समझ में आया? पत्तियों के समान संरचना मिलेगी किसमें? पोरेला में। याद रखना, भूल मत जाना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया आपको, तो याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। एकमात्र ऐसा आपका एकमात्र ऐसा आपका लीवर वर्ड, टेरिडोफाइट बोल रहा हूं, एकमात्र ऐसा लीवर वर्ड कौन? पोरेला, जिसमें पत्तियों के समान क्या मिल रही है? संरचना मिल रही है। बोलेंगे तो नहीं? याद रहेगा, पर्णसम संरचना मिलती है किसमें? याद रखना, किसी भी लीवर वर्ड में नहीं मिल रही है। हर लीवर वर्ड में ना मूल सम जरूर मिल रही है, हर लीवर वर्ड में मूल सम संरचना मिल रही है जिसका नाम है राइजोइड। पर्ण सम नहीं मिल रही थी, तना सम नहीं मिल रही थी, तने के समान नहीं मिल रही है, पर्ण के समान नहीं मिल रही है, लेकिन एक ऐसा था जिसमें पर्ण के समान मिली, जिसका नाम है पोरेला। खत्म। बताओ, सिंपल सा था या नहीं था? चले आगे। चलो जी सर जी, आगे चलते हैं, चौथा बिंदु लेकर आते हैं। चलो जी, चौथा बिंदु। अरे चौथा बिंदु, ध्यान से सुनिएगा। चौथा बिंदु है, समझने वाली बात है, समझदार को इशारा काफी है, जरा गौर से सुनिएगा, फोकस करिएगा पढ़ाई पर। मैंने आपको बताया कि भैया यहां पर मैंने ना दो भागों में बांटा था ब्रायोफाइट को, लीवरवर्ट और मॉस, है ना। दोनों में अंतर क्या है सर? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीवरवर्ट जो होता है उनका शरीर जो था वो किसके जैसा दिख रहा था? आप बोले सर लीवर के जैसा। ठीक है सर, समझ में आ गया, वो सारे बिंदु समझ में आ गए। मैं अंतर बता देता हूं। अभी देखो, आप मुझे बताएंगे क्या मैंने जीवन चक्र बताया था आपको इनका ब्रायोफाइट का? हाँ सर, जिसमें जरा याद करिए, जो बीजाणुद्भिद था, यहां पर कहीं दिखाया बीजाणुद्भिद, गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये रहा, ये स्पोरोफाइट, ये है, ये स्पोरोफाइट होता है, ये जाकर चिपक जाता है ना। चलो मुझे बताओ, कहीं बीजाणुद्भिद था? बीजाणुद्भिद, सोचो, दिमाग लगाओ, इधर नहीं, इधर मेरी तरफ फोकस करना। आपको बीजाणुद्भिद याद आ रहा है? याद आ रहा है कि भूल गए हैं? याद आ रहा है। ब्रायोफाइट में जो मुख्य पादप शरीर था वो कौन था सर? युग्मकोद्भिद था। मैंने कहा हाँ जी था, मैंने कहा हाँ जी था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। और इस युग्मकोद्भिद से आकर कौन जुड़ गया था? याद करिए, याद आ रहा है? बीजाणुद्भिद। याद आया कि भूल गए? याद आया कि भूल गए? ये कौन था सर? युग्मकोद्भिद। सर जो आकर चिपका कौन? बीजाणुद्भिद। ठीक है, क्यों चिपका था? क्यों चिपका था? याद करिए, क्यों चिपका था ये? क्योंकि इसको जगह भी चाहिए थी और पोषण भी चाहिए था। प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता था। याद आ रहा है कि भूल गए? प्रकाश संश्लेषण ये नहीं कर सकता था, इसलिए जाकर चिपक गया। हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब जरा सोचिए,
इधर और इधर अंतर देखना, देखिएगा थोड़ा सा अंतर। यहां पर भी ये युग्मकोद्भिद, हाँ सर यहां पर भी युग्मकोद्भिद, सर यहां पर भी युग्मकोद्भिद, सर यहां पर भी युग्मकोद्भिद, और यहां पर युग्मकोद्भिद पर आपने ले जाकर जोड़ दिया क्या, बीजाणुद्भिद। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल जोड़ दिया। ये हमारा बीजाणुद्भिद है नीले रंग का, ठीक है। ठीक है बेटा, नीले रंग का कौन है, बीजाणुद्भिद है। यहां पर भी सेम टू सेम, बार बार नहीं लिखूंगा, नीले रंग का कौन है, बीजाणुद्भिद है, ठीक है। और लाल रंग का जो है ये मान लेते हैं हमारा कौन है, युग्मकोद्भिद है, बस ठीक है। आप बोलेंगे सर दोनों में सेम टू सेम चीज ही तो बनाई है आपने। मैंने कहा हाँ यार सेम टू सेम ही बना दिया, फिर अंतर क्या है दोनों में, दोनों में अंतर क्या है, आप ध्यान से सुनना। देखिए बीजाणुद्भिद यहां आकर जुड़ रहा है, बीजाणुद्भिद यहां पर ही आकर जुड़ रहा है, ठीक है। यहां पर किस लिए आकर जुड़ रहा था, सर इसको आवास चाहिए था, जगह चाहिए थी रहने के लिए, अकेला नहीं रह सकता था, इसको जगह चाहिए रहने के लिए और पोषण भी चाहिए, खाना नहीं बना सकता, ठीक है। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहां पर जो बीजाणुद्भिद है ना, ये बीजाणुद्भिद, ये बीजाणुद्भिद जो है ये प्रकाश संश्लेषण तो कर सकता है। आप बोलेंगे क्या सर, मैंने बोला ये बीजाणुद्भिद प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। आप बोलेंगे अरे सर प्रकाश संश्लेषण ये कर सकता है, सर ये वाला तो नहीं कर रहा था, सर ये वाला प्रकाश संश्लेषण नहीं कर रहा था। मैंने कहा हाँ ये तो नहीं कर रहा था, ये तो कर सकता है, यानी ये अपना खाना तो बना सकता है, लेकिन इसको यहां पर क्यों जुड़ा है, इसको आवास चाहिए, आवास यानी रहने की जगह चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, है ना। यहां पर ये जो था इसको भी आवास चाहिए था। अब आप खुद सोचिए, दो चीजों के लिए निर्भर था ये बीजाणुद्भिद, ये वाला बीजाणुद्भिद इस युग्मकोद्भिद पर दो चीजों के लिए निर्भर था, एक तो आवास के लिए, आवास भी चाहिए था, और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ये नहीं कर पा रहा था, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए भी ये यहां पर ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहा था, तो भोजन लेना है इससे, आवास लेना है इससे, यानी दो चीजें लेनी है, रहने की जगह भी लेनी है और खाना भी लेना है। कुल मिलाकर देखो सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, ये एक ऐसा जीव जो युग्मकोद्भिद पर भोजन और आवास दोनों के लिए निर्भर था, ठीक है। ये बीजाणुद्भिद एक ऐसा शरीर जो सिर्फ आवास के लिए निर्भर है, भोजन के लिए नहीं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकता है। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ, दोनों में से कौन अर्ध परजीवी है और कौन पूर्ण परजीवी है, दिमाग लगाओ जल्दी से, कौन सा बीजाणुद्भिद पूर्ण परजीवी है और कौन सा बीजाणुद्भिद अर्ध परजीवी है। अर्ध परजीवी का मतलब समझ में आ गया, जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं भोजन और आवास के लिए, उन्हें हम बोलते हैं परजीवी। ये पूर्ण परजीवी क्यों, क्योंकि भोजन और आवास दोनों के लिए निर्भरता। ये अर्ध परजीवी क्यों, क्योंकि ये सिर्फ आवास के लिए निर्भर है, भोजन के लिए नहीं। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। बताओ घुसा कि नहीं घुसा, दिमाग में घुस गया। चले आगे, तो ये अंतर था बेटा जी किसके बीच में, लीवरवर्ट और मॉस के बीच में। आइएगा जी, इसको लिख देते हैं यहां पर। ये कौन सा बिंदु हो गया हमारा, चौथा बिंदु, क्या कि इनका कौन, इनका बीजाणुद्भिद, इनका बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर पूर्ण परजीविता दर्शाता है, या पूर्ण परजीविता दर्शाता है। समझ में आया? अरे भैया मैथ वाला बच्चा भी होगा उसको भी समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। मैं एक ऐसा जीव हूं जो दूसरे जीव पर आश्रित हूं, भोजन आवास दो चीजें चाहिए मेरे को,
भोजन और आवास दोनों चाहिए, खाने के लिए जगह भी चाहिए, खाने के लिए भोजन भी चाहिए, रहने के लिए जगह भी चाहिए, है ना। लेकिन दूसरी तरफ मैंने बोला मैं खाना अपना खुद बनाऊंगा लेकिन मुझे जगह चाहिए। दो में से केवल एक कार्य करना है। तो अर्ध परजीवी कौन थे? मॉस वाले बीजाणुद्भिद। ये क्या है? पूर्ण परजीवी हैं। बेटा जी भूल मत जाइएगा। बताओ क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? नो प्रॉब्लम। चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? चले, बताओ जल्दी से। चले, चलिए जी सर, पांचवा बिंदु। अब देखिए पांचवा बिंदु भी आपको समझना पड़ेगा। यहां पर इन दोनों में एक और अंतर मिलेगा आपको, एक और मेन अंतर मिलेगा आपको। याद है इस कैप्सूल, ये बीजाणुद्भिद का कौन था सर? ये कैप्सूल था। कैप्सूल के अंदर कौन थी सर? बीजाणु मात्र कोशिका थी। उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, क्या बने थे सर? बीजाणु बने थे। ये बीजाणु बाहर गिरे, किस पर? जमीन पर। बताओ, बताया था ना सर, बीजाणु यहां से गिरे हैं, बीजाणु यहां से गिरे हैं, किस पर गिरे हैं? जमीन पर गिरे हैं। और जमीन पर गिरकर अंकुरित होकर क्या बनाए सर? युग्मकोद्भिद बनाए। सीधा युग्मकोद्भिद बनाए कि नहीं बनाए? बताओ, सीधा क्या बना दिए? युग्मकोद्भिद बना दिए। किसने? बीजाणु ने। आया कि नहीं आया? आया समझ में? फिर से बोलूं, फिर से सुनो। देखो ये कौन था? बीजाणुद्भिद, जिसके ये क्या था? कैप्सूल था। कैप्सूल के अंदर कौन? बीजाणु मात्र कोशिका। पिछले लेक्चर में बताया था। उनमें क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। क्या बने अंदर? बीजाणु। कैसे थे? अगुणित। बनते जा रहे। इसके बाद कैप्सूल फटा। फटने के बाद ये नीचे जमीन पर गिरे। कौन? बीजाणु गिर गए। अब ये बीजाणु जब यहां पर गिरा, गिरने के बाद ये पोषण लेगा, विकास करेगा और दे दनादन विभाजन कर करके इसने क्या बना दिया सर? इसने युग्मकोद्भिद बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये बीजाणु सीधा क्या बना रहा है सर? युग्मकोद्भिद बना रहा है सीधा। लेकिन यहां पर ना कुछ अलग कंडीशन मिलेगी। यहां पर जो बीजाणु गिरेंगे ना, यहां पर जो बीजाणु गिरेंगे ना, यहां पर वो बीजाणु सीधा गिरने के बाद विकास करके युग्मकोद्भिद नहीं बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे। आप बोलेंगे क्या बनाएंगे? थोड़ा सा तनिक वेट कर लो, अभी बताऊंगा, जब मॉस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन इतना तो आपको आइडिया लगा कि नहीं लगा? एक वर्ड होता है अंग्रेजी का डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। सुना है ना? होता है ना? हिंदी में बोलते हैं डायरेक्ट को प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। आप मुझे बताएं, यहां पर जो बीजाणु गिरे क्या वो डायरेक्टली सीधा क्या बना रहे हैं? युग्मकोद्भिद। यहां पर सीधा युग्मकोद्भिद बनाएंगे? नहीं, सीधा युग्मकोद्भिद नहीं बनेगा, बीच में कुछ और संरचनाएं बनेंगी। इतना हिंट दे दिया क्या कि यहां पर ये जो बीजाणु है सीधा युग्मकोद्भिद नहीं बनाएगा, कुछ और बीच में संरचनाएं बनेंगी। क्या बनेंगी वो आएगा, लेकिन इतना तो आइडिया लग गया ना, यहां पर सीधा बनाएगा। यानी लीवर वर्ट में बीजाणु कैसा अंकुरण दर्शा रहा है? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेरा यहां पर छठा बिंदु जो है, सॉरी पांचवा बिंदु जो है वो ये, इनके बीजाणु प्रत्यक्ष अंकुरित होके प्रत्यक्ष विकास करते हैं। यूं लिख देता हूं, अंकुरित होकर प्रत्यक्ष विकास करते हैं। मतलब सीधे युग्मकोद्भिद बनाते हैं, सीधे युग्मकोद्भिद बनाते हैं। ठीक है, अब इसको जिनको नहीं समझ में है ना, सुनो, ध्यान से सुनो। आप मुझे बताओ, क्या आपने नाम सुना है ना मेंढक? सुना है ना? मेंढक में पूंछ होती है? नहीं सर, मेंढक में पूंछ तो नहीं होती है। लेकिन मेंढक के जीवन काल में एक अवस्था आती है जिसका नाम होता है लार्वा। नाम सुना है? उसमें तो पूंछ होती है। अब बताओ, सोचो, क्या मेंढक सीधा जो, मतलब यूं सोचो, जब मैं बाल्यावस्था में था तब भी मेरी 2 आंख थी, 2 कान थे, सिर पर बाल थे, कम थे कि ज्यादा थे वो नहीं है जी।
यही थी ना, जैसी अभी संरचना है, जब मैं छोटा था, जब नवजात शिशु के रूप में पैदा हुआ, तब भी यही संरचनाएं थी, यही थी ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरी 4-5 आंखें थी, है जी, ऐसी थी ना, है ना। लेकिन जब जन्म हुआ किसका, आपके मकोड़ा कह रहा हूं, किसका, फ्रॉग का, मेंढक का जब जन्म हुआ, तो जरा सोचिए, क्या वो उसी रूप में मिल रहा है बाल्यावस्था में अपनी? नहीं, उसमें तो पूंछ मिल रही। अब जरा सोचिए, उसके जीवन में कुछ अलग सी संरचना बन रही है बाल्यावस्था में, यस, पूंछ मिल रही थी, जो बड़े होकर नहीं मिल रही है। आया कंसेप्ट समझ में? उसी तरीके से यहां पर समझना क्या, कि इनमें जो बीजाणु जो होते हैं, इनमें जो बीजाणु होते हैं, वो सीधा विकसित होकर युग्मकोद्भिद बनाते, जैसा ये युग्मकोद्भिद वैसा ये बना दिया। लेकिन यहां पर ये बीजाणु अंकुरित होकर कुछ अलग सी संरचना बनाएंगे, फिर वो संरचना आगे चलकर युग्मकोद्भिद बनाएगी। तो जरा सोचिए, डेवलपमेंट यहां पर डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? सर इनडायरेक्ट हुआ, सीधा नहीं हुआ। यानी सीधा बीजाणु से युग्मकोद्भिद नहीं बना। सीधे सीधे शब्दों में ये बीजाणु जो है, ये सीधा युग्मकोद्भिद नहीं बनाता। यहां पर बीजाणुद्भिद सीधा युग्मकोद्भिद बना देता, बस। अब वो बच्चे जो सीरियसली नहीं ले रहे हैं लेक्चर को, जिन्होंने नहीं देखा है लेक्चर, उनको समझ में नहीं आएगा बेटा। एक्सपेक्ट भी मत करना कि समझ में आ जाए, नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। अगर आपने ये प्रॉपर लेक्चर नहीं देखे हैं तो, अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो। चलो, तो ये था हमारा बेटा जी कौन सा बिंदु प्रभु, ये था हमारा 5वां बिंदु। और ये दोनों बिंदु, ध्यान से सुनना, ये दोनों बिंदु मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु थे। लो जी, बस पूरा हाईलाइट कर दिया, ठीक है, कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बेटा। ये दोनों बिंदु आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु थे। अब मेरे को टाइम लग जाएगा इसको करते करते। हाँ जी, मेरे ख्याल से समझ गए हैं, याद रखिएगा, इस चीज को भूल मत जाइएगा। हाँ जी, चलिए अब कर लीजिएगा। मतलब ये कुल मिलाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। अब खाली छोड़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, 1 सेकंड दे दीजिए ताकि मैं ये हाईलाइट कर दूं और आप अपनी कॉपी में लिख लो इतने तनिक जल्दी से, फटाफट, ठीक है। और लिख लिया तो अच्छी बात है। चलो, हाँ जी बेटा जी, समझ में आ गया। विकास इनके अंदर कैसा होएगा, प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट होगा, सीधा बीजाणु अंकुरित होकर क्या बना देगा सर, युग्मकोद्भिद बना देगा। ये दोनों थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु, जो लीवर वर्ड को अलग कर रहे हैं किससे, हॉर्न, लीवर वर्ड को अलग कर रहे हैं किससे बेटा जी, आपके मॉस से। हाँ जी, कर दिया भैया, पीला पीला कर दिया है। तो याद रखना है बेटा जी, आपने भूल मत जाना, ठीक है। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब भैया ये जो भी बन गया इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। हाँ, 500 ग्राम ले आ गया है। हाँ जी, समझ में आ गया। चलें आगे, नो कंफ्यूजन, पक्का। चलो, कितने बिंदु हो गए सर, 5। आखिरी बिंदु, लास्ट बिंदु, लास्ट। इनमें लीवर वर्ट में ना, आप बोलेंगे सर लैंगिक जनन होएगा, यस लैंगिक जनन तो होएगा भाई। जीवन चक्र मैंने जो बताया उसमें लैंगिक जनन नहीं था क्या? सोचिए, इनका जो जीवन चक्र होएगा उसमें लैंगिक जनन नहीं होएगा। पुधानी से क्या बनेगा, पुमंग बनेगा, स्त्री धानी से क्या बनेगा, अंड बनेगा, निषेचन होएगा, युग्मनज बनेगा, वो युग्मनज आगे जाके बीजाणुद्भिद बना देगा। बीजाणुद्भिद जो है वो पूर्ण परजीवी है, युग्मकोद्भिद पे जाकर चिपक जाएगा, पोषण लेगा, आवास लेगा, फिर उसके अंदर कैप्सूल में जो बीजाणु मात्र कोशिका उसमें अर्धसूत्री विभाजन होएगा, जिससे बीजाणु बनेंगे, बीजाणु आएंगे, गिरेंगे, अंकुरित होंगे, सीधा बना देंगे युग्मकोद्भिद, खत्म। सर यहां पर तो आपने लैंगिक जनन बताया, मैंने कहा क्या इनमें अलैंगिक जनन भी होता है क्या? यस, अलैंगिक जनन। अब इससे ना प्रश्न कई बार दोहराया गया है नीट में, ध्यान से सुनो। अलैंगिक जनन क्या होता है ना, जब अलैंगिक जनन होता है इनमें
इनमें जब अलैंगिक जनन होता है तो इनका जो मुख्य पादप शरीर था ना बेटा, युग्मकोद्भिद था ना, इस युग्मकोद्भिद पर कुछ जब अलैंगिक जनन होता है, या मैं बोलूंगा जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, युग्मनज बनेगा, वो युग्मनज आगे जाके बीजाणुद्भिद बना देगा, बीजाणुद्भिद जो है वो पूर्ण परजीवी है, युग्मकोद्भिद पे जाकर चिपक जाएगा, पोषण लेगा, आवास लेगा, फिर उसके अंदर कैप्सूल में जो बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे बीजाणु बनेंगे, बीजाणु आएंगे, गिरेंगे, अंकुरित होंगे, सीधा बना देंगे युग्मकोद्भिद, खत्म। सर यहां पर तो आपने लैंगिक जनन बताया, मैंने कहा क्या इनमें अलैंगिक जनन भी होता है क्या? यस, अलैंगिक जनन। अब इससे ना प्रश्न कई बार दोहराया गया है नीट में, ध्यान से सुनो। अलैंगिक जनन क्या होता है ना, जब अलैंगिक जनन होता है इनमें जब अलैंगिक जनन होता है तो इनका जो मुख्य पादप शरीर था ना बेटा, युग्मकोद्भिद था ना, इस युग्मकोद्भिद पर कुछ जब अलैंगिक जनन होता है, या मैं बोलूंगा जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, कौन सी परिस्थिति होती है बेटा? प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब समझ में आ रहा है, एक होती है अनुकूल और एक होती है प्रतिकूल। लाभदायक जब मिलेंगी तो अनुकूल, जब नहीं मिलेंगी तो प्रतिकूल। पानी वानी नहीं है आसपास, कैसी परिस्थिति है? प्रतिकूल, है ना। तो मैंने क्या बोला, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो इनका जो शरीर होता है ना, उस शरीर पर, इधर देखिएगा, उस शरीर पर कुछ कप के जैसी, कुछ कप के समान, इस तरीके से कप के समान कुछ संरचनाएं पैदा होती है, कप के जैसी, ठीक है। इन कप को बोला जाता है जेमा कप। क्या बोला जाता है? जेमा कप। आप बोलेंगे क्या सर? वापस से सुनो। मैंने बोला भैया ये एक लीवर वर्ड है, आपने बोला ठीक है। इस लीवर वर्ड के आसपास पानी नहीं है, उड़ी बब्बा, पानी तो चाहिए लैंगिक जनन करने के लिए, पानी नहीं है, कैसी परिस्थिति? सर प्रतिकूल परिस्थिति। अब कैसे जनन करेगा, है ना। तो इस परिस्थिति में इसकी मुख्य पादप शरीर पर कुछ कप जैसी संरचना बनती हैं, विकसित होती, जिनका नाम होता है जेमा कप। आपने बोला ठीक है सर, आगे। अब ये जो जेमा कप होते हैं ना, इन जेमा कप के अंदर, इस कप के अंदर क्या होता है? सर चाय डाल रखी है हमने कप में। नहीं, इस कप के अंदर देखिएगा कुछ हरी हरी सी संरचनाएं विकसित होती हैं, कुछ हरी हरी सी संरचनाएं विकसित होती हैं, ठीक है। अब ये जो हरी हरी संरचनाएं जो यहां पर विकसित हो रही हैं बेटा जी, ये हरी हरी सी संरचनाएं कहलाती हैं जेमा। तो जेमा कैसी होती है? हरी संरचना होती है, ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है सर, अब आगे। अब क्या होती है? ये पैदा होती है, खुद सोचिए, ये जो हरी हरी सी जो संरचनाएं हैं ये विकास कर रही हैं। देखिए पहले थोड़ी सी छोटी और बड़ी हुई और बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। एक समय आएगा जब ये यहां से टिचकियों अलग हो जाएंगी और जमीन पर गिर जाएंगी। गिर गई किस पे? जमीन पर। इधर से गिरा दिया मैंने, जगह नहीं थी, नहीं तो यहां भी गिरा सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी, चलो इस वाली को गिरा देता हूं। बस एक समय आएगा जब ये जेमा जो है इस मुख्य शरीर से गिर जाएंगी, जमीन पर आ जाएंगी और आकर विकसित होकर फिर से क्या बना दिया? युग्मकोद्भिद। जरा सोचिए, नया लीवर वर्ट बन गया। कैसा जनन? सर अलैंगिक जनन। भाई ये तो यही वाली बात हो गई कि ये मेरा अंगूठा है ना, ये अंगूठा टूटा, पहले भी दिखाया है आपको, ये अंगूठा टूटा, टूटकर गिर गया और टूटे हुए अंगूठे से मैं बन गया। यहां पर अंगूठा टूटा नहीं, एक नया अंगूठा बना
और वो बनकर अलग हो गया और वापस से नया शरीर बना दिया, ऐसा जनन क्या कहलाता है भैया? अलैंगिक जनन। तो भूल मत जाना, इनमें लीवरवर्ट में जब अलैंगिक जनन होता है तो कुछ विशेष प्रकार की संरचना बनती है जो हरी होती है, जिसका नाम होता है जैमा, जो किसके अंदर बनती है? कप के अंदर बनती है, जिसका नाम होता है जैमा कप। ये थोड़ा सा विकास करके शरीर से अलग हो जाती है और फिर विकास कर लेती है। मतलब देखो, ये अलग भी कब होएगी? ये अलग कब होएगी? आप मुझे बताओ। आपको खाना अगर ना मिले तो वो कैसी परिस्थिति? आप बोलेंगे सर प्रतिकूल। मैंने कहा ठीक है। रोज रोज खाना मिले, आप बोलेंगे सर अनुकूल। बढ़िया खाना मिल रहा है, रोज ही मौज है बेटा, है कैसा खाना? रोज मिल रहा है बढ़िया चटाकेदार खाना, है ना? सर अनुकूल है। खाना नहीं मिल रहा मेरे को, नहीं मिल रहा, ठीक है। कैसी परिस्थिति? प्रतिकूल। अब जरा सोचिए, अगर ये परिस्थिति लगातार चलती रहे मेरे साथ, मैं तो मर जाऊंगा रे, है ना? तो अगर किसी जीव को लगातार प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती जा रही है, तो एक टाइम आएगा वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, ये इस लीवरवर्ट को क्या मिल रही थी? प्रतिकूल परिस्थितियां मिल रही थी। तो उस समय इन्होंने, इस लीवरवर्ट ने इनका निर्माण किया, है ना? अब दो कंडीशन है, या तो इसको यही प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती रहें लगातार, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अनुकूल आई तब ये यहां से गिरेंगे और गिरने के बाद नया पादप बनाएंगे। तो याद रखना, ये जैमा का निर्माण होएगा प्रतिकूल परिस्थिति में, लेकिन ये विकसित कब करेगा? आपका मन में प्रश्न आएगा, सर ये यहां पर गिरी और गिरकर विकास कैसे कर ली सर? कंडीशंस तो प्रतिकूल है, कैसे विकास कर लिया? तो मैंने ये बोला कि ये कब विकास करेगी? जब पुनः वापस से कौन सी परिस्थितियां आ जाएंगी? अनुकूल आने लग जाएंगी। अब आया समझ में? क्लियर है? डंडना डंडन। इसी के साथ रुको, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया। इस पूरे लीवरवर्ट का सबसे मेन एग्जाम्पल, इस पूरे लीवरवर्ट का सबसे मेन एग्जाम्पल, बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। दो कौन से? याद करो। एक बताया था चपटा शरीर था सर, रिक्सिया। एक बताया था जिसमें पर्ण सम मिल रही थी सर, पोरेला। दो उदाहरण मैंने आपको बताए थे, बताए ना। सबसे मेन एग्जाम्पल जो है बेटा जी, भूल मत जाइएगा, मार्केंशिया। मार्केंशिया सबसे मेन एग्जाम्पल, मार्केंशिया, ठीक है। और वो बच्चे जो ये देखना चाहते हैं जैमा कप, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये जैमा कप, और यही दिखा देता हूं, मार्केंशिया भी दिखा देता हूं। देखो जरा यहां पर, ये है बेटा जी जैमा कप। दिख रही है? ये कप दिख रहा है, इधर देखो, ये कप से दिखाई दे रहा है, कप दिख रहा है। इधर तो नहीं है, हाँ यही है, ये कप दिख रहा है, ये वाला कप। ये कप के जैसी संरचना, ये कप के जैसी संरचना है ना, जिसके अंदर ये दिख रही है, ये हरी हरी सी संरचना, इसके अंदर दिख रही है हरी हरी सी संरचना, ये है जैमा। समझे? अच्छा लगा कि नहीं लगा? फील आया? अब जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। याद रखना, जैमा एक अलैंगिक संरचना है जो अलैंगिक जनन करने के दौरान बनती है, ठीक है प्रभु। चलें आगे। इसी के साथ अब जाकर हमने खत्म किया है लीवरवर्ट। ये हमारा खत्म हुआ है क्या? लीवरवर्ट, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले? सर ये लीवरवर्ट खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे क्या सर? मॉस। आइए करते हैं शुरुआत किसकी? मॉस की। अब देखो कितना प्यारा है ये एनिमेशन। ये चट्टान है, चट्टान के दोनों तरफ से पानी आ रहा है और यहां पर मिल रही है क्या? मॉस। और अच्छी से दिखाऊं, ये देखो, आय हाय हाय हाय, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसे ऐसे करने में? है जी, क्या है ये? मॉस है। ऐसे लग रहा है जैसे कपास होती है ना, कपास, छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के गाल को सहला रहे हैं। चलिए जी, कौन है बेटा जी? ये मॉस है,
ठीक है, चलो जी, अब ये है मॉस, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिंदु बेटा जी मॉस के बारे में ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी तक आपने, अच्छा पढ़ क्या रहे, पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना कि पढ़ क्या रहे भैया, ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट के दो समूह थे, एक लीवरवर्ट और एक मॉस। हमने क्या पढ़ा था? लीवरवर्ट में मुख्य पादप शरीर में क्या मिलता है सर? मूल सम संरचना मिल रही थी, राइजोइड मिल रही थी। क्या तना सम थी? नहीं। क्या पर्ण सम थी? नहीं। हाँ एक अपवाद था, पोरेला उसमें थी, एक ही तो था ना। यहां पर याद रख, मुख्य पादप शरीर, मुख्य पादप शरीर कौन? युग्मकोद्भिद जो होता है, उसमें मूल के समान, उसमें पर्ण के समान, उसमें तने के समान संरचना मिलती है। बताओ जी, सिंपल सा था। अंतर आया या नहीं आया? खुद सोचो, अपनी अक्ल लड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और सोचो, लीवरवर्ट और मॉस में आपको अंतर समझ में आया नहीं आया? वहां पर मुख्य पादप शरीर कौन? युग्मकोद। यहां पर भी युग्मकोद्भिद है, लेकिन वहां पर युग्मकोद्भिद में केवल मूल सम संरचना थी जिनका नाम था राइजोइड। यहां पर भी है मूल सम संरचना जिनका नाम है राइजोइड, है ना। वहां पर पर्णसम नहीं थी, सिर्फ एक में थी, पोरेला में। यहां पर सब में। वहां पर तनासम किसी में भी नहीं थी, यहां पर सब में है। लो जी, है ना। अभी तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या रे, वहां पर राइजोइड कैसे थे? याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था राइजोइड कैसे थे। सर एकल कोशिकीय, प्रभु भूल मत जाना, बहु कोशिकीय। कैसे होते हैं? बहु कोशिकीय होते हैं। कौन बेटा जी? राइजोइड। भूल मत जाइएगा, कैसे होते हैं? बहु कोशिकीय होते हैं। कौन? राइजोइड। वहां कैसे थे? एकल कोशिकीय। यहां कैसे होते हैं? बहु कोशिकीय। लो जी, ढेर सारे अंतर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ठीक है, चले आगे। चलिए जी, दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु ध्यान से सुनना। हालांकि मैंने आपको बता दिया ये, फिर भी वापस से बता देता हूं। इनका बीजाणुद्भिद, इनका बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर, युग्मकोद्भिद पर, हाँ जी बताओ, पूर्ण परजीविता के अर्ध परजीविता? दिमाग लगाओ जल्दी से, सोच समझ कर मुझे बताओ। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता चुका हूं। हाँ जी, अपन बता चुका है, अपन बता चुका है तुमको। बताओ जल्दी से, यहां पर जो बीजाणुद्भिद जो है, क्या वो पूर्ण परजीविता दर्शाएगा? क्या वो भोजन और आवास दोनों के लिए निर्भर रहेगा युग्मकोद्भिद पर? नहीं, यहां पर बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर अर्ध परजीविता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अर्ध परजीविता दर्शाता है। भूल मत जाना इस लाइन को। वहां पर भी मैंने हाईलाइट किया था और मैं थक गया था हाईलाइट करते 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 करते। यहाँ पर भैया मैं पूरा हाईलाइट नहीं करूंगा, मैं इतने से भाग को हाईलाइट कर रहा हूँ, टाइम भी बचेगा और चीज भी समझ में आ जाएगी। कैसा है बेटा जी? अर्ध परजीवी है, यानी केवल भोजन के लिए नहीं, सॉरी केवल आवास के लिए, केवल आवास के लिए निर्भर है। केवल आवास के लिए निर्भर है। और ये बीजाणुद्भिद जो होता है, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है या करता है। ठीक है, अब आप मुझे एक प्रश्न का सिंपल से आंसर सोच समझ कर बताना। एक है मेरे पास लीवरवर्ट का बीजाणुद्भिद, एक है मेरे पास मॉस का बीजाणुद्भिद। आप मुझे बताएं किसका बीजाणुद्भिद ज्यादा आधुनिक है? सोचो सोचो, किसका ज्यादा आधुनिक है? आप सीधा बोलेंगे सर मॉस का ज्यादा आधुनिक है। क्यों? क्योंकि लीवरवर्ट का तो कर ही नहीं पा रहा था, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहा था, आवास चाहिए था उसको, दोनों चीज चाहिए थी। यहां पर कम से कम इतनी चीज तो हुई कि हाँ आवास के लिए निर्भर है माना, लेकिन प्रकाश संश्लेषण तो कर सकता है ना। तो याद रखना,
मॉस का बीजाणुद्भिद लीवर वर्ड के बीजाणुद्भिद से ज्यादा विकसित होता है। भूल मत जाना, यहां पर लिख देता हूं, मॉस का, लिखते जाइएगा, बीजाणुद, मॉस का बीजाणुद्भिद लीवर वर्ड के, ओहो, मॉस का बीजाणुद्भिद लीवर वर्ड के बीजाणुद्भिद से, लीवर वर्ड के बीजाणुद्भिद से ज्यादा विकसित होता है। हाँ जी, क्या ये लाइन समझ में आ गई है? सिंपल, नो प्रॉब्लम, टनाटन क्लियर है, धमाधम क्लियर है, ए टू जेड चीज क्लियर है। ये मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बस वही चीजें मैंने यहां पर लिखी है। बताओ जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलें आगे। चलिए जी सर, नेक्स्ट बिंदु। कितने बिंदु हो गए सर? 2। अब तीसरा बिंदु, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जरा सोचिए, वहां पर मैंने आपको 2 अंतर नहीं बताए थे, थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं। ये उस वाले बिंदु का ये वाला बिंदु, मतलब उस वाले बिंदु इन द सेंस, मैंने आपको यहां पर ये 2 बिंदु हाईलाइट किए थे। जहां पर मैंने बताया था ये पूर्ण परजीविता है, वहां पर मैंने लिख दिया क्या? अर्ध परजीविता। इंपॉर्टेंट था। अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट था। यहां पर विकास कैसा था? प्रत्यक्ष था। सीधा बीजाणु अंकुरित होकर सीधा सीधा क्या बना दिया? युग्मकोद्भिद बना दिया, है ना। लेकिन वहां पर कैसा है? अप्रत्यक्ष। तो अगला बिंदु वहां पर वही होएगा। आइए पढ़ते हैं। आइए तीसरा बिंदु, क्या इनमें बीजाणु का अंकुरण अप्रत्यक्ष होता है। अब आप बोलेंगे अप्रत्यक्ष होता है, इसका मतलब? सर ये अप्रत्यक्ष होता है, इसका मतलब क्या है? सर प्रत्यक्ष का मतलब तो समझ में आ गया था, अप्रत्यक्ष का मतलब आप कृपया करके हमें समझाएं। मैंने कहा लो जी बताते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, समझते हैं बेटा जी इसको। किसको? अप्रत्यक्ष को। ध्यान से देखिएगा। देखिए मान लो ये जमीन है, ठीक है, और इस जमीन पर गिरा कौन? बीजाणु। कौन? बीजाणु, जो अगुणित था। आपने बोला ठीक है। अब सर ये बीजाणु ने विभाजन किया, कोशिकाएं ही कोशिका बनती जा रही हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बनती जा रही हैं। और ये संरचना कुछ इस तरीके से थी, लीवर के जैसी। मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया। कैसी थी? सर लीवर के जैसी थी। इसमें कुछ नीचे इस तरीके से धागे नुमा संरचना भी दिख रही थी। सर ये तो आपने वो बना दिया, ये विकास तो कैसा है? सर ये तो प्रत्यक्ष है। मैंने कहा अब बताओ, प्रत्यक्ष का मीनिंग तो समझ में आ गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बीजाणु अंकुरित होकर प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेवलपमेंट किया और क्या बना दिया? सर युग्मकोद्भिद बना दिया। ये तो अब समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब अप्रत्यक्ष देखो, थोड़ा सा मजे ले रहा था, है ना। फोकस हो गए थे कि नहीं हुए थे? हो गए थे ना फोकस। अब देखो अप्रत्यक्ष, देखिएगा बेटा, ये हमारा प्रत्यक्ष परिवर्धन है या विकास है। अब मैं आपको अप्रत्यक्ष दिखाता हूं। देखो ये है बीजाणु, ठीक है सर, ये कौन है? बीजाणु। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? हाँ, ये है बीजाणु। अब इस बीजाणु ने विभाजन किया, 1 से 2 कोशिका, 2 से 4, ऐसे करते करते ये एक संरचना बनाई। दिख रही है संरचना? हाँ सर। ठीक है सर। चलो अब इन संरचनाओं के अंदर कोशिकाएं ही हैं।
इन संरचनाओं के अंदर क्या है बेटा जी? कोशिकाएं ही हैं। ये कोशिकाएं ही कोशिकाएं हैं। ठीक है, समझना, थोड़ा सा कोशिश करना, फोकस करना यहां पर। चलो, सारी कोशिकाएं ही कोशिकाएं। अब आप मुझे बताओ, ये एक कोशिका थी, इसने धमाई धम क्या किया? विभाजन किया, और विभाजन करके ये संरचना बनाई है। आप मुझे बताएं, क्या आपको ये युग्मकोद्भिद जैसी दिखाई दे रही है क्या? हाँ भाई, युग्मकोद्भिद दिख रहा है? नहीं, ये तो युग्मकोद्भिद नहीं। क्या आपको ये शाखित संरचना नहीं दिख रही है? शाखित, शाखाएं निकलती हुई संरचना दिख रही है? यस। तो ये जो संरचना जो बीजाणु से बनी है, इस संरचना को बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, भूल मत जाना, प्रथम तंतु। क्या नाम देते हैं? प्रथम तंतु, जिसका मेन नाम जो है, एक्चुअली इसका नाम है प्रोटोनीमा। क्या बोलते बेटा जी इसको हम? प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा कौन था? भूल मत जाइएगा, प्रोटोनीमा कौन था? सर, प्रोटोनीमा एक शाखित संरचना है। कैसी है सर? ये एक शाखित संरचना है जिसमें शाखाएं निकली हुई हैं, और ये किससे बनाई थी? बीजाणु से। क्या युग्मकोद्भिद बना दिया? नहीं सर, अभी तक नहीं बनाया। अब रुको, अब देखो क्या होगा। अब इसकी ये जो शाखा है, ध्यान से सुनना, ये शाखा दिख रही है? हाँ सर, ये शाखा दिख रही है, ये शाखा दिख रही है हमें। सर ये शाखा, कई सारी शाखाएं, सर ये शाखा यहां से पुचक अलग हो गई, गिर गई यहां पर। चलो सर, ये गिर गई, ये कौन? शाखा गिर गई ना। चलो, गिर गई है, मान लेते हैं यहां पर गिर गई है। और गिरने के बाद अब देखिए, गिरने के बाद देखिएगा यहां पर, गिरने के बाद ये गिरी थी यहां पर, और गिरने के बाद ये जो शाखा जो थी, इस प्रोटोनीमा, इस प्रथम तंतु की शाखा गिर गई, अलग हो गई, और अलग होने के बाद यहां पर ये विकसित हो रही है। ये विकसित हो रही है एक ऐसी संरचना में जिसमें पर्ण समान संरचनाएं दिख रही हैं आपको। ये सर, पत्तियों के जैसी संरचना है। मूल सम संरचना दिख रही है? यस सर, दिख रही है। तने के समान संरचना दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ये कौन है सर? ये है युग्मकोद्भिद। ये है मुख्य युग्मकोद्भिद, मेन युग्मकोद्भिद है। अब आप मुझे बताएं, क्या बीजाणु से सीधा युग्मकोद्भिद बना? यहां पर तो बीजाणु से सीधा युग्मकोद्भिद बना था। हालांकि लीवरवर्ट में, ये भी आपको समझ में आ गया, लीवरवर्ट में जो युग्मकोद्भिद है उसमें मूलसम संरचना है, यहां पर भी मूलसम संरचना है। लीवरवर्ट में क्या तने के समान या पर्ण के समान थी? नहीं थी। यहां पर देखो, तने के समान भी है, पर्ण के समान। ये तो लक्षण अभी अभी लिखा है हमने, लिखा है कि नहीं लिखा है? किसका बेटा जी? ये लक्षण तो अभी अभी हमने लिखा था, किसका? मॉस का, है ना। और यहां पर ये युग्मकोद्भिद सीधा नहीं बना बीजाणु से, पहले क्या बनी? एक संरचना बनी जिसका नाम है प्रोटोनीमा, जिसको हम प्रथम तंतु बोलते हैं। ऐसा विकास डायरेक्ट नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कहलाता है। अब आप बोलेंगे सर इससे क्या फायदा? इससे सर क्या फायदा? अब आप मुझे बताएं, मॉस ज्यादा एडवांस है कि लीवरवर्ट ज्यादा एडवांस है? खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए। सर लीवरवर्ट थोड़े से आधुनिक नहीं है। कौन ज्यादा आधुनिक है? मॉस। सोचो, यहां पर एक बीजाणु से एक युग्मकोद्भिद बन रहा है, एक बीजाणु से कई सारी शाखाएं बन रही है। ये शाखा ने बनाया युग्मकोद्भिद, ये शाखा ने युग्मकोद्भिद, ये ने, इसने ज्यादा से ज्यादा युग्मकोद्भिद कब बनेंगे? इस परिस्थिति में कि इस परिस्थिति में? इसमें। तो उत्तर जीविता जीवन जीने की किसमें ज्यादा रहेगी? सर इसमें। आया समझ में
कहानी आई समझ में कि क्यों डायरेक्ट नहीं हुआ, क्यों हुआ इनडायरेक्ट? क्योंकि दे आर मोर एडवांस देन लीवरवर्ट। मॉस आर मोर एडवांस देन लीवरवर्ट। मॉस जो है वो ज्यादा आधुनिक है किससे? लीवरवर्ट से। बताएं, यहां तक की कहानी समझ में आ गई है? कितने बिंदु थे बेटा जी? 3। हाँ जी, ये हो गए हैं 3। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, चौथा बिंदु ध्यान से सुनिएगा। और ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट था, नीट में प्रश्न आता है, नीट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, भूल मत जाइएगा। ठीक है, आइए बेटा जी, चौथा और मैं बोलूंगा एक तरीके से हमारा आखिरी बिंदु, चौथा और आखिरी बिंदु क्या? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल खत्म, बस इतना ही है। और जो एग्जाम्पल है वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कौन? फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल पॉलीट्राइकम। याद रखना, कौन बेटा? पॉलीट्राइकम। ठीक है, और तीसरा उदाहरण जो वास्तव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्फेगनम। अब मैंने इसको मुख्य रूप से, देखिए इंपॉर्टेंट ये दोनों भी हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा जी इसका ना, ये जो स्फेगनम जो होती है, ये एक मॉस होती है। कौन? स्फेगनम कौन है? मॉस है। ठीक है, ये जो अभी मैंने पीछे दिखाई थी ना आपको, ये है स्फेगनम, ये स्फेगनम है। ठीक है, तो स्फेगनम का उपयोग जो है यूरोप में, याद रखना कहां पर? यूरोप में कपास के समान करते हैं। याद रखना, ये जल को ना बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती है, जल को ना अवशोषित कर लेती है। तो याद रखना, यूरोपीय देशों में इस स्फेगनम को कपास के समान, कपास के जैसे यूज में लिया जाता है। जल को जल्दी से क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। इसके साथ ही हमने खत्म किया है बेटा जी अब हमारा क्या? मॉस। अब आप मुझे बताएं, यहां तक की सारी कहानी आपको मॉस तक की समझ में आ गई है, और प्रभु इसी के साथ हमने समाप्त किया है क्या? हमारा ब्रायोफाइट। इसी के साथ हमने क्या खत्म कर दिया बेटा? ब्रायोफाइट। अब मुझे बताओ, यहां तक की सारी चीजें क्लियर हैं? चलें आगे। आप बोलेंगे सर आज इतना ही? नहीं, आज ही स्टार्ट करेंगे क्या? हमारा ये टॉपिक, अगला समूह, अगला क्रिप्टो गेम्स, जिसका नाम है टेरिडोफाइट। थके तो नहीं है ना? थके तो नहीं है? थकना मत, रुकना मत, बस परिश्रम करते रहना। कोशिश करूंगा मैं जितना ज्यादा मेरे से हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूं। हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी? इन टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं। अब साफ बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। आइएगा, सबसे पहला बिंदु मेरे भाई टेरिडोफाइट में, सबसे पहला बिंदु, ये टेरिडोफाइट शब्द किसने दिया? तो बेटा जी टेरिडोफाइट शब्द दिया था किसने? याद रखना, हैकल ने। आप बोलेंगे सर ये तो वही हैकल है जिसने 3 जगत वर्गीकरण दिया था, याद करिए, पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया? सोचो, क्या 3 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था किसने? हैकल ने। भूल गए कि याद है? भूल गए कि याद है? याद है ना? 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? हैकल ने। तो ये शब्द जो टेरिडोफाइट है, ये किसने दिया था? याद रखना, किसने? हैकल ने। बेटा जी टेरिडोफाइट का अध्ययन बहुत सिंपल, इनका अध्ययन जो होता है उसे हम बोलते हैं, भूल मत जाना, कौन? टेरिडोलॉजी। अरे बेटा हर जगह ए जी ओ जी सुनो जी लो जी, लोजी यानी अध्ययन, टेरिडोफाइट का अध्ययन टेरिडोलॉजी। बताओ, सिंपल सी बात, समझ में आ गई? चलें आगे। अब ध्यान से सुनना, तीसरा बिंदु जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभु भूल मत जाना है। क्या?
तीसरा बिंदु इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता हूं, फिर भी रख लेता हूं। इनको सजावटी पादपों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। क्या बोला? इनको ना बेटा किस रूप में उपयोग में लिया जाता है? सजावटी पादपों के रूप में, या सजावटी पौधों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अपने घरों में लोग सजावट के तौर पर गमलों में रखते हैं किसको? टेरिडोफाइट्स को। देखना चाहते हैं? दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए इस तरीके से, हाँ जी, प्यारा सा घर है, लाल दरवाजा है ना, विदेशों में होते हैं ऐसे। हाँ जी, ये देखिए इस तरीके से गमलों में टेरिडोफाइट्स को रखा जाता है। आपने नाम सुना है फर्न? सुना है? आएगा, इसी में ही आएगा, टेरिडोफाइट्स में, है ना। मुख्य रूप से जो फर्न जो होती है उनको सजावट के तौर पर उपयोग में लिया जाता है, अपने घरों में रखा जाता है। चल, तो हमारा यहाँ पर तीसरा बिंदु भी क्लियर हो गया होगा आपको, क्या कि इनको सजावटी पादपों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। अब आते हैं चौथा और आज का आखिरी बिंदु, बस आज का आखिरी बिंदु, और वो है क्या? इन्हें ध्यान से सुनिएगा, इन्हें पादप जगत का सरीसर्प यानी रेप्टाइल कहा जाता है। बताएं क्या लिखा मैंने? इन्हें क्या बोला बेटा जी? इन्हें भूलना नहीं है आपने, इंपॉर्टेंट लाइन है क्या? कि इन्हें पादप जगत का क्या बोला गया है? सरीसर्प बोला गया है, याद रखिएगा। अब आपका प्रश्न, से संबंध रख रहे थे इसलिए उभयचर बोला। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर इन्हें सरीसर्प क्यों बोला? क्योंकि ये रेंग रहे हैं। जैसे सरीसर्प रेप्टाइल्स जो होते हैं, जैसे आपकी छिपकली होती है, स्नेक होता है, सांप होता है ना, ये रेंगने वाले जो जीव जो होते हैं वो कौन से समूह में आते हैं? सरीसर्प में, है ना। तो क्या सर ये पादप रेंगते हैं? कई बच्चे सोचते हैं ये सर रेंगते हैं ये पादप, इसलिए इनको सरीसर्प बोलते हैं। प्रभु ऐसी गलती ना करिएगा। इनको सरीसर्प इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर मैं प्राणियों की बात करता हूं तो जो उभयचर थे ना, उभयचर जैसे मेंढक हो गया, सैलामेंडर हो गया, ये क्या है? उभयचर है, जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं ना। इन उभयचरों के बाद उत्पत्ति हुई थी सरीसर्प की। इन उभयचरों के बाद इवोल्यूशन हुआ था, विकास हुआ था किसका? सरीसर्प का। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कह रहा हूं फाइट की। तो जरा सोचिए, इस कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, जैसे उभयचरों के बाद उत्पत्ति हुई सरीसर्प की, ऐसे ब्रायोफाइट के बाद उत्पत्ति हुई टेरिडोफाइट। उभयचर पूर्ण रूप से स्थलीय नहीं होते हैं, ये आप प्राणी जगत चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या उभयचर जो होते हैं वो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं, लेकिन उनको जल की भी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनमें निषेचन कहां पर होता है? जल में होता है। यस, इसीलिए तो हमने इनको नाम दिया था ब्रायोफाइट्स को, क्या? उभयचर।
लेकिन सरीसर्प वो पहले जीव थे जो सर्वप्रथम स्थलीय थे, सर्वप्रथम स्थलीय थे, बिना जल के रह सकते हैं। अब आप मुझे बताएं इन्हें सरीसर्प क्यों बोला जा रहा होगा? क्योंकि विकास की दृष्टि से, लिख लीजिएगा अभी के अभी, विकास की दृष्टि से, याद रखना, विकास की दृष्टि से ये सर्वप्रथम स्थलीय पादप थे। विकास की दृष्टि से ये सर्वप्रथम स्थलीय, सर्वप्रथम स्थलीय पादप है। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबूजी, कृपया करके इसको समझ लीजिए। और अभी भी अगर समझ में नहीं आया है, किसी का दिमाग और हल्का है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को तो समझ में आ जाती है ये चीज, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है यानी आपका दिमाग या तो चल नहीं रहा, थक गया है आपका दिमाग पढ़ते पढ़ते, है ना। और अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो अपने दिमाग को चलाना तो पड़ेगा बेटा जी, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यही आ रही थी कि सरीसर्प क्यों बोला? क्योंकि जिस तरीके से उभयचर जल और स्थल पर थे, उनको जल की आवश्यकता थी। ऐसे ब्रायोफाइट्स को हमने उभयचर बोला था क्योंकि वो स्थल पर तो आए थे लेकिन जल की आवश्यकता थी। उभयचरों के बाद विकास हुआ था किसका? सरीसर्पों का इस पृथ्वी पर। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल आए थे, उभयचर के बाद सरीसर्प आए थे, ये पूर्ण स्थलीय थे। उसी प्रकार ब्रायोफाइट्स के बाद कौन आया? टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स पूर्ण स्थलीय हैं, या मैं बोलूंगा सर्वप्रथम स्थलीय पादप हैं। सर्वप्रथम स्थलीय पादप है, स्थलीय पादप है। और अगर ये स्थलीय पादप है तो ये सरीसर्पों की तरह है, इसीलिए हमने इनको क्या बोला? पादप जगत का सरीसर्प। तो प्रभु आज के लिए इतना ही था, टेरिडोफाइट, सजावटी पौधे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बेटा जी हमारा क्या, यही टेरिडोफाइट। आज के लिए इतना ही था। अब समय हुआ है बेटा जी आपका क्विज का। 3 प्रश्न आएंगे, 3। पहला आता हुआ सबसे पहला फर्स्ट, उपरोक्त में से कौन मॉस है? इनमें से कौन मॉस है? मॉस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम, उपरोक्त सभी सोच समझकर बताएं, इनमें से कौन मॉस है? मॉस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम, कौन है इनमें से मॉस? हाँ जी, कर लिया। चलिए जी, दूसरा प्रश्न, उपरोक्त में से किस पादप समूह में जेमा नामक संरचना पाई जाती है? यानी ये जो 4 जो हैं, इनमें से किस समूह में जेमा नामक संरचना मिलती है? जेमा, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, शैवाल में। बाबू ये तो कर दोगे, जेमा जेमा जेमा, याद करिए कुछ कप के समान संरचना थी, उस पर मिल रही थी, कर लिया। तीसरा, केराजेनिन जो कि जेली के समान पदार्थ था, मिलता है, ये जानबूझ कर लाया हूं, कहीं भूल ना गए हो, थैलोफाइट इसलिए जानबूझ कर लाया हूं। केराजेनिन जेली के समान संरचना थी, वो कौन सी शैवाल से प्राप्त हो रही थी? कॉन्ड्रस से, फ्यूकस से, सरगासम से, यूलोथ्रिक्स से? याद करिए, देखते हैं कितने बच्चों को याद है कि बस आए और बस थोड़ा सा देखा और चले गए। देखते हैं सीरियसली किसने याद किया है। इतना सा हिंट दे रहा हूं, कैप्सूल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है क्या? केराजेनिन, कैप्सूल बन
मॉस है, अभी अभी बताया था, फ्यूनेरिया भी है, पॉलीट्राइकम भी है, स्फेगनम भी है। यूरोप में इसको किस तरह यूज में लिया जा रहा था, कपास की तरह। तीनों आपकी क्या है, मॉस है। आंसर है आपका उपरोक्त सभी। खत्म। दूसरा, इनमें से किस पादप समूह में जैमा मिल रही थी? अरे भैया जैमा किस में मिल रही है, जरा सोचिए। अभी टेरिडोफाइट स्टार्ट किया है, उसमें तो कहीं नहीं था। उससे पहले लीवरवर्ट में था या नहीं था? मार्केंशिया याद करिए, पोरेला, मार्केंशिया, रिक्सिया, ये कुछ नाम याद आ रहे क्या थे? लीवरवर्ट। लीवरवर्ट किस में आ रहे हैं? ब्रायोफाइट। आंसर इज ब्रायोफाइट। खत्म। इसमें मेरे ख्याल से गलती नहीं करी होगी। तीसरा, कैराजेनिन जानबूझ के लाया ताकि पुरानी चीज भूले ना। कैराजेनिन किससे मिल रहा था? लाल शैवाल। कौन सी? कॉन्ड्रस क्रिस्पस। और ये कैराजेनिन का उपयोग हम किस तरीके से कर रहे थे? कहीं ना कहीं कैप्सूल्स का आवरण बनाने के लिए कर रहे थे। तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। पुरानी चीज भी का क्वेश्चन लेकर आया हूं और ऐसा करूंगा मैं, पुरानी चीजों के क्वेश्चन लाऊंगा ताकि वो रिवीजन चलता रहे, भूले ना चीजों को। ठीक है, तो अब आज इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे बेटा जी हमारा टेरिडोफाइट, इसे ही कंटिन्यू करेंगे। और ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।